जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। 4 मार्च 2022 के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वॉर इम्पैक्ट बियॉन्ड ऑयल। जो वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उससे हम सभी को पता है कि ऑयल पर सप्लाई डिसरप्शन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ऑयल के बियॉन्ड और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर डिसरप्शन हो सकता है। न्यूट्रलिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है, जो हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन करता था, अब यहाँ पर उसने क्यों सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पर, ये भी हम जानेंगे। ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर, अब इसी से एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी निकलता है कि यूएनएससी जो है उसका रिलेवेंस आज के टाइम पर क्या है, क्या रिफॉर्म्स उसमें लाए जाने चाहिए, क्या शॉर्टकमिंग्स हमें देखने को मिलती है, ये हम इसके थ्रू डिस्कस करेंगे। एंड देन अल्टरनेटिव टू एलपीजी, जो एलपीजी है उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है। इन्फॉर्मेशन में आपको इस कंट्री का नाम, कैपिटल, करेंसी, उसी के साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करता है, उसी के साथ साथ कुछ खास आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही को फायदा होगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है वॉर इम्पैक्ट बियॉन्ड ऑयल। इसको हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों पर इम्पैक्ट होता है। न्यूट्रलिटी, जो यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है उसने जो अभी तक अपनाई थी, उसको जो न्यूट्रलिटी उसको तोड़ दी, तो ये क्यों तोड़ा यहाँ पर हम देखेंगे। वॉर इन यूक्रेन आईपीओ मार्केट, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। अब देखिए ये जो है, इससे अगर आप स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका मतलब बनता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ये वाले आर्टिकल का। बस आपको पता रहना चाहिए आईपीओ का मतलब क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए क्या है कि कोई भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अभी स्टैब्लिश हुई है, एमएम अकेडमी है, एमएम अकेडमी जो है उसको अगर यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ रही है तो मेरे पास दो तरीके रहेंगे पैसा इकट्ठा करने के। पहला तो रहेगा कि मैं लोन जो है वो ले लूँ, है ना। दूसरा रहेगा कि मैं इक्विटी जो है वो निकालूं। अब जब मैं इक्विटी निकाल रहा हूं तब मैं सबसे पहले, क्योंकि अब तक शेयर जो है वो आए नहीं है, तो शेयर्स के लिए मैं आईपीओ जो है वो रिलीज करूंगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर लोगों के द्वारा बिडिंग की जाएगी एंड देन उस तरीके से सब्सक्राइब जो है वो किया जाएगा आईपीओ के लिए। देन आईपीओ जो है उसके बाद जब कंपनी लिस्ट की जाती है, आईपीओ बेसिकली प्राइमरी मार्केट में होता है ना। हमारे इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है एम अकेडमी पर, उसमें हमने देखा है। देन उसके बाद जब कंपनी लिस्ट होती है उसके बाद वो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। तो इस तरीके से हमें आईपीओ जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज पर आते हैं तो यहाँ पर क्रूड प्रेशर जो है वो दिखाया जा रहा है। अगेन वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी इसमें क्रूड पर ज़्यादा पीएचडी करके कोई मतलब नहीं है। बस हमें इतना पता रहना चाहिए कि भाई वॉर की वजह से इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर किस किस तरीके से होने वाला है। तो इसमें से कुछ खास चीज़ जो है वो नहीं निकलती है। दी ओनली फ्यूल, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अल्टरनेटिव जो एलपीजी को, उसमें हम यहाँ पर नजर डालने वाले हैं कि कौन कौन से अल्टरनेटिव यहाँ पर हो सकते हैं, उसकी क्या खामियां हैं, वो क्या अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस पर हम नजर डालने वाले हैं। देन काउंटिंग दी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया लगाया गया है, 8 लाख की जो इनकम है वो रहनी चाहिए। तो इसी पर यहाँ पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही है। जब फाइनली इसमें आउटपुट निकलेगा तब हम देखेंगे। हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो किया हुआ है कि इसके क्राइटेरियाज क्या क्या है। ईडब्ल्यूएस से अगर आपको चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, तो रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं। देन यहाँ पर डिस्टर्बिंग न्यू वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन निकलेगा यूएनएससी का आज के टाइम पर रिलेवेंस, तो इसके थ्रू हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स विराट कोहली की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अगर आपको विराट कोहली में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आप खुद से पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हमें आज के एडिटोरियल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले या एडिटोरियल शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन उसके बाद पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब 20 के आसपास कोर्सेज जो है यूपीएससी, स्टेट पीएससी के लिए आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है।
आपको मजा आ जाएगा। एनिमेशंस वो सारी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है जो आपको एग्जाम क्लियर करने में फायदा दिलाएगी। प्रीलिम्स हो मेंस हो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल जो है डेमो लेक्चर्स के थ्रू वो भी आप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको लगता है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर लगेगा, तो जरूर यहाँ पर डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं, वॉर इम्पैक्ट बियॉन्ड ऑयल। यहाँ पर जो वॉर हमें देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वैसे तो बोलने को रशिया यूक्रेन वॉर है, लेकिन रशिया वर्सेस वेस्ट जो है यही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो वॉर हो रहा है इसकी वजह से जो ऑयल है उस पर तो इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, लेकिन ऑयल के अलावा और कौन सी चीजों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी हमारे लिए देखना जो है बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है रशिया और वॉर इन यूक्रेन, ये सिर्फ ऑयल तक कन्फाइंड नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, फर्टिलाइजर्स, इन सब तक भी वो जा रहा है। अब आपको लगेगा यार एग्रीकल्चर पे कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फर्टिलाइजर पे कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वही चीज तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जबरदस्त जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अभी देखिए, उस पर जाने से पहले एक एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पर हाजिर है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अभी वीडियो को पॉज करके। तो जो इम्प्लीकेशन यहाँ पर है रशिया यूक्रेन वॉर का, इंडिया पर क्या इसका परिणाम हो सकता है, तो स्पेसिफिक है इंडिया पर क्या परिणाम होगा, ग्लोब पर नहीं। यहाँ पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, जो रूपी है वो यहाँ पर डेप्रिशिएट हो सकता है, मतलब रूपी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नीचे गिर सकती है, एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब जो है वो कौन सा है। तो ये आपको सही जवाब चुनना है, और उसका अगर एक्सप्लेनेशन भी अगर आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही को फायदा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो करंटली जो यूक्रेन और रशिया उसमें जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें रशिया ने कई सारे इलाके जो है यूक्रेन पर उस पर कब्जा जमा लिया है। मतलब खासकर अगर हम बात करें जो ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पर खार्किव जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, उसी के साथ कंट्रोवर्सी जो उसमें भी देखने को मिलता है ना। जो इंडियन स्टूडेंट्स है, काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। रशिया के द्वारा ये भी बोला गया था कि भाई यूक्रेन जो है उन सोल्जर्स के द्वारा उनको हॉस्टेज बनाया गया है। एंड देन उसके बाद नदन साइड जो है वहाँ पर भी कई सारे जो बम्बार्डिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बुरी तरीके का पड़ रहा है, सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर ही नहीं लेकिन पूरे ग्लोब पर ही पड़ रहा है। और क्या सिर्फ ये ऑयल तक सीमित है, अगर हम बात करें जो वॉर हमें प्रीवियसली देखने को मिले हैं, भले वो इराक का हो, लीबिया का हो, उन पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के अगेंस्ट में, तो ये जो चीज़ है ये ऑयल तक डिपेंडेंट थी, ऑयल तक की इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन यूक्रेन और रशिया पर जो यहाँ पर हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो बियॉन्ड ऑयल, मतलब कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है वहां तक हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमें मैप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर बेलारूस देखने को मिलता है, यहाँ पर पोलैंड देखने को मिलता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पोलैंड में गए थे, वहां से उनको इवैक्यूएट जो है वो किया गया था। यहाँ पर हमें सी ऑफ ओजोव जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर सी ऑफ ओजोव मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये अभी आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मैप देखते हैं थोड़ा यूक्रेन के पास का, तो यहाँ पर यूक्रेन है एंड यहाँ पर हमें रशिया जो है वो देखने को मिलता है। अब यहीं पर नीचे जो है वो ब्लैक सी हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है सी ऑफ ओजो, जो अभी हमने देखा सी ऑफ ओजो जो है ये हमें देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद जो डार्डलस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा है ना, ये जो स्ट्रेट्स है ये भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू जो शिप्स है, ये जो शिप है ये पास होते हुए सीधा मेडिटेरियन सी जो है वहां तक पहुंचती है। अभी यहाँ पर जो शिपिंग डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ब्लैक सी जो है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें टर्की की, तो यहाँ पर हमें टर्की देखने को मिलता है। टर्की ने क्या किया है, जो रशिया है उसको ब्लैक सी में एंटर होने से मना कर दिया है। तो आप यहाँ पर ब्लैक सी जो उसमें एंटर नहीं हो सकते हो। मॉन्ट्रक्स जो हमने देखा था है ना, उसके बारे में भी वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लैक और ओजोव सी जो है उसमें शिपिंग डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है। शिपिंग डिसरप्शन का मतलब क्या है, सप्लाई साइड डिसरप्शन। सप्लाई साइड डिसरप्शन का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर रशिया के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा सप्लाई किया जाता है दुनिया में, उसमें डिसरप्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और जब भी डिसरप्शन होगा
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो सबसे नॉर्मल सी चीज़ है ऑयल ऑयल कंसिडर करते हैं कि भाई ऑयल अभी यहाँ से फिलहाल पास नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है, ऑयल का सप्लाई जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ऑयल का सप्लाई डिक्रीज हो रहा है मतलब जो प्राइजेस है वो उसकी इंक्रीज हो रही है। अब समझ लीजिए कि अगर कोई और देश इसका फायदा उठाए कि यहाँ पर रशिया जो है वो ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा है यहाँ से, तो हम बाकी देश को ऑयल जो है वो यहाँ पर सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा देश है उसको वैक्यूम फिल करने का मौका मिलेगा और इससे उसको यहाँ पर फायदा मिलेगा, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। अभी हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको इसका मतलब जो है वो समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सैंक्शंस की, तो रशिया जो है उस पर बहुत ही बुरी तरीके के सैंक्शंस लगाए गए हैं। मतलब सिर्फ डिसरप्शन, सप्लाई साइड डिसरप्शन नहीं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो भी अब रशिया में नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बैंक है उनको कट ऑफ कर दिया गया है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से। मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो है वो सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है। जो जो चीजें रशिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, जो जो चीजें रशिया मैन्युफैक्चर कर रहा था, जो जो चीजें रशिया इंपोर्ट कर रहा था, उन सभी चीजों पर अब यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि अब ट्रेडिंग ही नहीं हो पा रही है, पेमेंट एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा है, तो वो समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अब रशिया का जो ट्रेड है, रशिया का ट्रेड है उसमें डिसरप्शन आ रहा है। रशिया अब यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएगा। जो भी चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहा था, जो भी चीजें वो इंपोर्ट कर रहा था, अब रशिया यहाँ पर टेम्पररीली नहीं कर पाएगा। टेम्पररीली बोलना पड़ेगा क्योंकि आगे अब क्या होता है, क्योंकि जो भी टेबल यहाँ पर वो डिप्लोमेसी की टेबल पे बैठेंगे तो उसमें हो सकता है कि रशिया बोले कि ठीक है हम यूक्रेन पर वार नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जितने भी सैंक्शन हम पर लगाए गए हैं वो यहाँ पर वापस ले लिया जाए। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। खैर, तो वो तो बात की बात हो गई, लेकिन एट प्रेजेंट तो सिचुएशन ये है कि रशिया जो है वो ट्रेड नहीं कर सकता है। अब क्या रशिया नहीं कर सकता है उसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा भाई रशिया ट्रेड करता कौन सा था, तब हमें समझ में आएगा कि डिसरप्शन किस तरीके से हो रहा है। तो हमें ऑयल का तो पता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है रशिया जो है वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट ऑयल है, यूएसए और सऊदी अरेबिया के बाद थर्ड बिगेस्ट, ये तो ठीक है, ये सभी को पता है। सेकेंड बिगेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, ये भी बहुत लोगों को पता है कि ठीक है नेचुरल गैस जो है वो भी प्रोड्यूस करता है, सेकेंड बिगेस्ट है यूएसए के बाद। नंबर 3 कोल एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाद। ये थोड़ा कम लोगों को पता होगा कि भाई कोल एक्सपोर्ट जो है ये भी यहाँ पर रशिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन यही तक सीमित नहीं है, और भी चीजें हैं। और क्या है, अब यहाँ पर एग्रो कमोडिटी जो है उसमें भी देखने को मिलता है। मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का। क्या? हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का। सोचिए आप, अभी तक तो हमें सिर्फ चाइना इंडिया यही पता थे, लेकिन यहाँ पर जो रशिया है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए जो है मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट जो उसने पब्लिश की थी फरवरी 9 की, उसमें एस्टिमेट किया कि कंट्री का शिपमेंट जो है 21-22 जुलाई जून का एट 35 मिलियन टन नेक्स्ट टू ओनली 37 मिलियन टन ऑफ होल ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब जो होल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो रशिया जो है उसका यहाँ पर शिपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो कितना बड़ा शिपमेंट यहाँ पर पाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4 पोजीशन है व्हीट एक्सपोर्ट में आफ्टर ईयू, रशिया, ऑस्ट्रेलिया इज यूक्रेन। मतलब यहाँ पर क्या है, ईयू के बाद रशिया हमें देखने को मिला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है वो भी यहाँ पर कोई पीछे नहीं है, 4th पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है व्हीट एक्सपोर्ट में। सोचिए आप, रशिया यूक्रेन दोनों का ही एक्सपोर्ट सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, तो सिर्फ ऑयल नहीं, नेचुरल गैस भी, कोल भी, व्हीट भी, यहाँ पर डिसरप्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है टू द बेस्ट। यूक्रेन की अगर हम बात करें, मोर एवर वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न मेज का। कॉर्न जो है, मेज जो है, उसका भी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यूक्रेन रशिया जो है टॉप 2 एक्सपोर्टर्स है सनफ्लावर ऑयल के भी। अब उनके जो आंकड़े हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आंकड़े याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई टॉप 2 एक्सपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल के भी। उसी के साथ साथ रशिया जो है नेक्स्ट डोर अलाय बेलारूस जो हमें देखने को मिला है वर्ल्ड्स नंबर 2 एंड नंबर 3 प्रोड्यूसर है यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओयू फर्टिलाइजर के भी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ ऑयल नहीं है, सिर्फ नेचुरल गैस नहीं है, सिर्फ कोल नहीं है, लेकिन जो मेज है, जो कॉर्न है, जो यहाँ पर हमें जो सनफ्लावर ऑयल है, उसी के साथ जो फर्टिलाइजर्स है, ये सभी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है
व्हीट है, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है जो रशिया, यूक्रेन ये यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब ये सब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है। डिसरप्शन हो रहा है मतलब क्या है कि जहां जहां ये एक्सपोर्ट करते थे वहां वहां अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां वहां अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह ढूंढेंगे। दूसरी जगह कौन सी है, पधारो हमारे देश इंडिया। इंडिया के पास ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसीलिए अब इंडिया के पास बेनिफिट क्या है, एक तो सप्लाई डिसरप्शन होने की वजह से सप्लाई, याद कीजिए इकोनॉमी के लेक्चर्स एमएम एकेडमी के, सप्लाई अगर लो होता है अपने आप प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है कि भाई प्राइजेस भी हाई हो गए हैं, सप्लाई जो है वो भी बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं, हम करते हैं ना, मैं हूं ना, तो हम कब से बोल रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर कर लेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो प्राइजेस में देखिए कितना यहाँ पर फर्क पड़ा है। ब्रेंट क्रूड देखते हैं तो 112 मार्च 2 में, ईयर अगो 62, मंथ एगो 89। कोल अगर आप देखोगे तो सडन यहाँ पर प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। व्हीट अगर आप देखोगे तो देखिए कितना जबरदस्त इंक्रीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कौन देखिए मतलब देखिए 89 यहाँ पर एक महीना पहले था, अभी यहाँ पर सडनली कितना राइज हो गया है। महीने का ही देखिए आप, यहाँ पर 755, यहाँ पर 1000 के ऊपर। कौन देखिए आप 662 है ना, 700। सोयाबीन देखिए आप 1500 1600। यहाँ पर मिल्क पाउडर देखिए आप 4000 4500। कॉटन देखिए आप 141 138। यहाँ पर क्रूड पाम ऑयल देखिए आप 5500 6500 पहुंच चुका है पाम ऑयल। शुगर देखिए आप 17 18 पहुंच चुका है ना। उसी तरीके से यूरिया, एमओपी, डीएपी, फॉस्फोरिक एसिड जो फर्टिलाइजर्स है उनमें भी यहाँ पर इंक्रीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब सिर्फ ऑयल प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बाकी सारी ही चीजें जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गए हैं ऑयल इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, उस वजह से यहाँ पर प्राइसेस जो है इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसका इंडिया के लिए क्या मतलब हो सकता है, तो इंडिया के लिए यहाँ पर स्काई रॉकेटिंग ग्लोबल प्राइजेस हो रहे हैं, काफी तेजी से प्राइजेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया का व्हीट एक्सपोर्ट जो है काफी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इंडिया की जो पोजीशन है, जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिलअप करने का काम जो है वो इंडिया यहाँ पर कर सकता है। रशिया यूक्रेन जहाँ पर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वहां पर इंडिया जो है वो खड़ा होकर बोल सकता है कि भाई मैं हूं ना, मैं यहाँ पर सप्लाई जो है वो करूंगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो व्हीट फ्रॉम गुजरात, राजस्थान एंड उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, ये अब यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं रेन वैगन या फिर ट्रक एट वेयर हाउस नियर कांडला पोर्ट, जिससे कि यहाँ पर समझ लीजिए जो पहले 2100 था अब यहाँ पर 2400 से 2450 तक जा चुका है। तो यहाँ पर प्राइजेस देखिए कितने हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक चीज काफी जबरदस्त तरीके की हमें देखने को मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस जो है उसकी वजह से प्राइजेस जो है वेजिटेबल ऑयल के, जैसे ऑयल सीड्स हो गया, वो भी काफी हाई हो चुके हैं। इसमें सनफ्लावर ही नहीं लेकिन यहाँ पर सोयाबीन जो है उसके भी प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पाम ऑयल जो है मलेशिया में ये ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर काफी कम थे, लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुके हैं वॉर की वजह से। तो बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मस्टर्ड ग्रोवर्स, क्योंकि देखिए जब भी प्राइस इंक्रीज होते हैं किसी चीज के और वो बियॉन्ड चले जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तब लोग इसका अल्टरनेटिव जो है वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया के पास जो है वो इसका सोल्यूशन है। क्या है, राजस्थान यूपी जो है उनके पास यहाँ पर मार्केट देयर क्रॉप इन द कमिंग वीक्स। मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड प्राइस ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पर क्विंटल एमएसपी 5000। तो मतलब मस्टर्ड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल जो है इंडिया के द्वारा किया जा सकता है, एक्सपोर्ट जो यहाँ पर किया जा सकता है। उसी के साथ हाई प्राइस जो है अबव एमएसपी एंड गुड सीजन, क्योंकि प्राइजेस जो है वो काफी हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर जो मानसून है अभी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पर कम नहीं होगा, प्रोडक्शन भी काफी हाई होगा। प्रोडक्शन हाई होगा तो हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी है वो ज्यादा रहने के साथ साथ हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो भी काफी अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसैम, सनफ्लावर अपकमिंग खरीफ प्लांटिंग में काफी हाई जा सकते हैं प्रोडक्शन में, और ये हाई जाएंगे तो हम इसका एक्सपोर्ट जो है भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो हमारा जो मार्केट बेस है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ अभी ज्यादातर लोग जो है वो ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। वो गैप को यहाँ पर इंडिया जो है फिलअप कर सकता है एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के मामले में। अब देखिए यहाँ पर ये सब तो ठीक है कि प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं,
उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सप्लाई है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो रहा है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें जो ब्लैक सी टेंशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो हमें ब्लैक सी देखने को मिलता है उसमें जो यहाँ पर टेंशन पाया जा रहा है कि भाई यहाँ से कैसे आएंगे, यहाँ पे टेंशन जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से फर्टिलाइजर प्राइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। फर्टिलाइजर प्राइसेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आउट ऑफ टोटल 5.09 MT दैट इम्पोर्टेड 2021, नियरली थर्ड जो है वो बेलारूस से हमें देखने को मिला और रशिया से देखने को मिल रहा है। तो मतलब बेलारूस रशिया से जब इतना आ रहा है तो ये भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि भाई सिचुएशन जो है वो क्या होगी, है ना, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर इंडिया को डिसएडवांटेज जो है वो भी यहाँ पर उभर कर आ रही है, जहाँ पर इंडिया को एडवांटेज है वो भी उभर कर आ रहा है। ऑयल सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है, उसकी प्राइसेस सडनली यहाँ पर काफ़ी राइज हो रही है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो यहाँ पर काफ़ी हाई जा सकता है। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या होता है कि जब हम डिबेट करते हैं, जब हम कोई चीज़ पर अपने व्यूज़ रखते हैं, फिर दूसरा कोई उस पर अपने व्यूज़ रखता है, तो उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ब्रॉड हो जाता है ना। इसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है यूट्यूब पर कमेंट थ्रू किया जा सकता है, तो वो आप ज़रूर कीजिए, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर न्यूट्रलिटी जो है ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अगर आप देखोगे तो बेसिकली 200 साल पुरानी उसकी जो न्यूट्रलिटी पॉलिसी है उसको उसने यहाँ पर अभी ब्रेक किया है। जो मॉस्को है, जो रशिया है, उस पर और उसके लीडर्स पर सैंक्शंस जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो क्या चेंज हुआ है यहाँ पर स्विट्जरलैंड की पॉलिसी में? सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पता रहना चाहिए कि भाई स्विट्जरलैंड है कहाँ पर। तो ये पोलैंड हमें देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर यूक्रेन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर ऊपर बेलारूस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ अगर हम फ्रांस देखते हैं, है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, उसी के जस्ट लग के यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए कितना छोटा सा है यहाँ पर ज्यूरिख जो उसकी कैपिटल है, तो कितना छोटा है यहाँ पर आप देखिए, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली पिंपल ऑन द यूरोपियन मैप, ऐसा यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो कि स्विट्जरलैंड है कितना छोटा सा, मतलब इंडिया के अगर हम स्टेट से कंपेयर करें तो कितना छोटा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी देखिए यहाँ पर जो अनाउंस्ड इट वुड ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, क्लोजिंग द स्विस एयर स्पेस, रशियन एरोप्लेन्स, कर्टेलिंग एंट्री टू द स्विस, रशियन कनेक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस, पुतिन एंड अदर लीडर्स। बेसिकली बोला क्या जा रहा है यहाँ पर स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड बोल रहा है जो फ्रांस के बाजू में है, एंड यहाँ पर ऑस्ट्रिया के भी लग के हैं, है ना, यहाँ पर जर्मनी जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो उसके द्वारा ये बोला गया कि भाई देखो ऐसा है कि हम यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन ने, जो हम न्यूट्रलिटी रखते हैं, जैसे इंडिया जो है उसने हमेशा से पहले से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन की है, भले वो यूएसए हो भले वो रशिया हो, हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। स्विट्जरलैंड का भी यही मानना था कि हम यहाँ पर न्यूट्रल जो है वो रहना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि स्विट्जरलैंड ने बोला है जो यूरोपियन यूनियन ने किया है, सैंक्शंस लगाए हैं, एरोस्पेस बंद कर दिया है, उसी तरीके का हम भी यहाँ पर स्टेप लेने वाले हैं। हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रशियन एरोप्लेन्स के लिए हमारा जो एयर स्पेस है उसको बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो रशिया है, पुतिन है, जो बाकी लीडर्स है, उन पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस इम्पोज कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेम्ड न्यूट्रलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई इतना छोटा जो हमें नेशन देखने को मिलता है, कंट्री देखने को मिलती है साइज ऑफ हरियाणा, न्यूट्रलिटी पॉलिसी जो है 1815 से उसने बरकरार रखी है। मतलब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है परमानेंट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ स्विस फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है सेवरल डिप्लोमेटिक मिशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो का पार्ट भी नहीं है। ये जबरदस्त चीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान स्विट्जरलैंड जो है उसने अपने बॉर्डर जर्मनी के साथ शेयर करता है, फ्रांस के साथ शेयर करता है, इटली के साथ शेयर करता है ना। और वो सराउंडेड था एक्सिस फोर्सेस के द्वारा। एक्सिस फोर्सेस आपको पता है वर्ल्ड वॉर में 2 गढ़ जो बने हुए थे। अब हिटलर इसको डिस्क्राइब करता है लैंडलॉक टेरिटरी एज अ पिंपल ऑन द फेस ऑफ यूरोप। यूरोप का जो फेस है उस पर एक पिंपल जो है उसकी तरफ स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यूरोप का अगर मैप है, यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर ब्लू, इसमें ये एक छोटा सा व्हाइट इसमें आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए उसको कहा गया पिंपल ऑन दी फेस ऑफ यूरोप।
अब यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर्स है बिसाइड दीज, जो स्वीज है वो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ आर्म न्यूट्रलिटी जो है वो यहाँ पर परसुएट करते हैं कि भाई यहाँ पर सर्विसेज जो है वो यहाँ पर रहेगी, जो मिलिट्री है वो कहीं में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई इन्वेजन टाइप होता है तो यहाँ पर रेडी है हमारी मिलिट्री उसको टैकल करने के लिए। इक्वली सिग्निफिकेंट है उसकी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलाइड और एक्सिस दोनों फोर्सेस के साथ। वर्ल्ड वॉर में जो दो गढ़ बने हुए थे दोनों के साथ यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो मेंटेन करता है। इसीलिए क्या है, दोनों के साथ अच्छा रह रहा है, इसलिए कोई भी एक जो है उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करता है। क्या छोड़ो यार, क्या अटैक करेंगे, पहले ही एक छोटा सा बच्चे जैसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर। अब ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर बेसिकली क्या कह रहा है कि यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन जो किया गया है यूक्रेन में, है ना, तो ये बेसिकली डीके करता है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स में रखा गया है कि भाई कोई भी देश जो है उसे डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए और ऐसे किसी पर भी अटैक जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये एक बेसिकली रूल बना हुआ है ना। लेकिन रशिया ने अगर आप देखोगे तो अभी रूल जो है वो ब्रेक किया है। अब रूल ब्रेक करने के बाद इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, कोई भी देश अगर रूल ब्रेक कर रहा है तो उसके लिए हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रेड के मामले में कोई रूल ब्रेक करता है तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है इन्होंने अपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर किस तरीके से चलेगा। उसको अगर कोई भी ब्रेक करता है तो ये जो बड़ी बड़ी हमने बनाई हुई है कंपनियां, ये यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन अभी जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है इसमें यूएन बोलिए सब बोलिए, क्योंकि यूएन का भी ये है कि भाई अपने फोर्सेस क्यों खड़े रख रहे हो फिर, है ना, अपने फोर्सेस जो रखना चाहिए, पीस कीपिंग फोर्सेस जो रख रहे हो तो वो यहाँ पर आने चाहिए हेल्प करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए आ नहीं रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, हमें 5 परमानेंट मेंबर्स में हमें चाइना, रशिया इधर साइड से बोलिए, अगर मैं आपको कुछ ही बताऊँ इधर साइड से हमें यूएसए देखने को मिलता है ना। अभी यूक्रेन का मामला है, यूएसए जो है वो सीधा यहाँ पर बोलेगा हाँ भाई ये तो रशिया गलत कर रहा है, रशिया के पास भी वीटो है। वीटो मतलब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर वीटो हो जाता है तो फिर किसने भी कितने भी वोट किए हो फर्क नहीं पड़ता है, वो खारिज हो जाएगा। उस तरीके से रशिया जो है वो खारिज कर देता है। तो ऐसे बहुत कम इंस्टेंस ऐसे आते हैं जहां पर परमानेंट 5 पांचों के पांचों मेंबर जो है वो उसके लिए अग्री कर रहे हो, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। इसलिए अगर यूएसए बोल रहा है तो कभी कट्टर कट्टर लिस्ट में भी रशिया जो है मना कर देगा, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो ग्लोबल ऑर्डर बनाया हुआ है उसके लिए जो बड़े बड़े स्तंभ हमने खड़े हुए हैं वो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो इनइफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के ऑर्डर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर पाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो एस्टैब्लिश किए गए प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी पर, कि भाई हर देश की सोवरेनिटी रहती है और वो सोवरेनिटी जो है उस पर खतरा नहीं आना चाहिए। अभी यूएनएससी की अगर हम बात करते हैं तो वॉर अग्रेशन जो है ये यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में उसको इलीगल बनाया जा रहा है कि भाई नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर वॉर किया जाता है तो उसे पनिशमेंट जो है वो भी दी जानी चाहिए, है ना। तो मतलब क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल जो उसके पास अधिकार है कि कोएर्सिव फोर्सेस जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि भाई यहाँ पर हमारे सोल्जर जो उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि इस तरीके की हरकतें जो है वो ना की जाए। मगर फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएनएससी के द्वारा कोई ऐसे बड़े स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। अभी जो वॉर चल रहा है उसमें भी बस सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन, वो भी तो यूएसए लगा रहा है। बाकी यूएनएससी के द्वारा देखा जाए तो क्यों इतने फिर फंडिंग दी जा रही है, क्यों इतने पैसे दिए जा रहे हैं। इसीलिए उसी पर से एक मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अराइज होता है कि डिस्कस द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ यूएनएससी इन द 21st सेंचुरी, व्हाई यूएनएससी नीड वेरियस रिफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसमें आप वेरियस आंसर जो है वो लिख सकते हो। आप चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके आंसर लिखो 8 मिनट में, देन उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो। जो आपको मॉडल आंसर है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ तो फास्ट जाएंगे मॉडल आंसर। बाकी आप मॉडल आंसर जो पीडीएफ जो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, मयूर मोगरे सर्च करना है आपको टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगी। और आपको कैसे लग रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस वो भी आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हो, वहाँ पर भी मयूर मोगरे आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। खैर, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वन ऑफ द ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स, जो 5 परमानेंट मेंबर मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके पास वीटो पावर है कि भाई यहाँ पर वीटो कर सकते हैं वो कोई भी चीज़ को, है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोल एंड रेलेवेंस क्या है यूएनएससी का प्रेजेंट एरा में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की,
जो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो अगर यहाँ पर वॉर हो रहे हैं, सीरिया बोलिए, अरब बोलिए, यूक्रेन बोलिए, ये जो वॉर हो रहे हैं उसमें कर क्या रहा है यूएनएससी? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू मेंबर को एक्सेप्ट करने में टू द यूनाइटेड नेशन, एंड यहाँ पर यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसमें भी चेंजेस अगर लाने हैं उसके लिए भी। इसकी पावर्स अगर हम देखते हैं तो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकता है, इंटरनेशनल सैंक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है। भाई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशन भी तो उनके हाथ में है। ऑथराइजेशन जो है मिलिट्री एक्शन का सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के थ्रू कि भाई अब मिलिट्री जो यहाँ पर भेजने की सख्त आवश्यकता है, तो चलिए यहाँ पर भेजते हैं, है ना, तालियां बजती रहनी चाहिए। यहाँ पर फेलियर जो यूएनएससी का अगर हम देखते हैं तो रिसेंट क्राइसिस जो है, भले सीरिया हो, गाजा हो, यूक्रेन हो, ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको यहाँ पर टैकल करने में ये फेल हुआ है, कंप्लीट फेल हमें देखने को मिला है। ये क्रेडिबल एंड लेजिटिमेट बॉडी जो है वो स्टैब्लिश करने में फेल हुआ है, क्योंकि पर्सनल गेन बाय मेनी नेशंस, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पर्सनल गेन के लिए। मतलब यहाँ पर जो ज्यादा पैसा देगा उसकी यहाँ पर रुतबा चलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसका रुतबा नहीं चलेगा। इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हो रहे हैं। जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में भी इसने वॉइस जो है वो खड़ी नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम्स, ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इशू जो है परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, अगर हम देखते हैं परमानेंट मेंबरशिप मतलब परमानेंट मेंबर आप बन गए यहाँ पर, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जो पावर्स है वो कॉन्सेंट्रेट किए गए हैं सिर्फ 5 नेशन के पास, जिनके पास वीटो पावर दिया गया है। मतलब वीटो पावर मतलब समझ लीजिए सर्वोच्च पावर दी गई है कि अगर उनको नहीं पड़ रहा है तो हम सीधा वीटो कर देंगे। अभी रिजोल्यूशन लाया गया था जहां पर रशिया के अगेंस्ट में लाया गया, रशिया ने ही उसको वीटो कर दिया कि भाई हमको नहीं पड़ रहा है, खत्म। बाकी कितने भी नेशंस ने उसको वोट किया कोई मैटर नहीं करता है। न्यू रियलिटीज, यहाँ पर करंट कंपोजिशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का रिप्रेजेंट करता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 रियलिटीज। इसीलिए यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पावर अभी चेंज हुआ है दुनिया में, वो यहाँ पर उसके थ्रू नहीं चल रहा है। न्यू पावर्स यहाँ पर इमर्ज हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ यूएनएससी, बिग पावर जो है उनको यहाँ पर ज्यादा पावर दी गई थी, है ना। राइज ऑफ G4, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान यहाँ पर हो रहा है। इकोनॉमी इमर्ज हो रही है। इस वजह से यहाँ पर जो रिफॉर्म्स है यूएनएससी में वो भी यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हैव नो परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल। क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज क्या प्रमोट करती है, डेमोक्रेसी प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वही यहाँ पर यूएनएससी में नहीं हो रहा, तो क्या खाक डेमोक्रेसी है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम देखते हैं कि भाई इंटरनेशनल सैंक्शंस जो है, पावर टू स्टैब्लिश सैंक्शंस, ऑथोरिटी मिलिट्री एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन में जो ये बाइंडिंग है मेंबर स्टेट्स पर, और इसकी वजह से क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज इकोनॉमिक्स पर हो सकते हैं। वीटो पावर, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि भाई हाँ, जो भाईजान है पुतिन रशिया के, वो यहाँ पर आते हैं गॉगल गिगल पहन के, बिना शर्ट, विदाउट शर्टलेस, सीधा आते हैं, सीधा वीटो कर देते हैं कि भाई हमको पड़ता नहीं है, हम नहीं करेगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, जहाँ पर इनका जो लिमिटेशंस है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि भाई रोड टू रिफॉर्म ये इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पार्टीज हैं, वीटो पावर ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। पावरफुल मेंबर जो यूएनएससी के, रशिया, चाइना, यूएस, ये यहाँ पर मेजर रीस्ट्रक्चरिंग को अपोज करते हैं, क्योंकि इनका वर्चस्व बना हुआ रहना चाहिए, इसलिए बाकी कंट्रीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। रिफॉर्म जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ये सिर्फ हो सकता है जब 2/3 ऑफ यूएन मेंबर स्टेट जो है वो फेवर में वोट करें, है ना। ऑल परमानेंट 5 मेंबर्स जो यहाँ पर वीटो पावर एंजॉय करते हैं, तो वो भी यहाँ पर वोट करने चाहिए, सभी परमानेंट 5। अब यहाँ पर अगर इंडिया की मेंबरशिप चाहिए तो चाइना जो है वो हमेशा उसको वीटो ही करता रहेगा, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो इसमें रिफॉर्म्स है वो लाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, अल्टरनेटिव टू एलपीजी। एलपीजी जो है उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने 3 यहाँ पर अल्टरनेटिव जो है वो रखने की कोशिश की है और खुद ही ने डिफेंड कर दिया है। मतलब ऐसा होता है ना कि यार गोवा चले गया, हाँ गोवा चलते हैं, काय से जाना है, बाइक से जाते हैं, लेकिन यार पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, अच्छा ठीक है। फिर वही बोलेगा यार कार से जाते हैं, लेकिन यार चलाने में प्रॉब्लम आएगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद फ्लाइट से जाते हैं, टिकट के पैसे बहुत हैं, चलो ठीक है। मतलब खुद ही बता रहे हैं और खुद ही नकार रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑथर ने किया है कि खुद ही ने यहाँ पर अल्टरनेटिव बताया है, खुद ही ने उनको नकार भी दिया है कि नहीं ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव के रूप में हमें इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और पीएनजी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एलपीजी के बारे में अगर हम देखते हैं तो मोर देन 12,000 करोड़ स्पेंड किए गए हैं नियरली यूनिवर्सल एक्सेस जो एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने की। उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, हर गांव में एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए। क्यों,
एलपीजी कनेक्शन अगर होता है रूरल इंडिया में, विलेजेस में, तो उसकी वजह से काफ़ी फायदे जो है हमें देखने को मिलते हैं। नहीं तो क्या है, नहीं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सॉलिड फ्यूल्स है उसको बर्न करके खाना बनाया जाता है, उससे धुआं निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या है, इलनेस हमें देखने को मिलती है, जिसमें हार्ट डिसीजेस, कार्डियक, लंग कैंसर, है ना, ये सब हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली यहाँ पर इंक्रीज जो है रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन ये भी पाया गया था। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर हम एलपीजी कनेक्शन यूज नहीं करते, मतलब नॉर्मल फॉसिल फ्यूल को बंद करते हैं। लेकिन एलपीजी स्कीम जो यहाँ पर दी गई है, जो एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत, क्या ये इनफ है? देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी, बिहेवियरल चेंज, क्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड सर्विस, इसमें यहाँ पर और ज़्यादा खर्च जो है वो किया जाना चाहिए। जो अभी यहाँ पर हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। एक बार का हम कनेक्शन दे रहे हैं, एक बार का गैस उनको मिल रहा है, लेकिन बाद में गैस कहाँ से मिलेगा? बाकी गैस के लिए उनको पैसे भरने पड़ेंगे, वो नहीं होते हैं। तो वो यहाँ पर ना रहने की वजह से क्या है कि जो बाकी एलपीजी है वो यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हो रहे हैं। तो पहला यहाँ पर हम अल्टरनेटिव देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अल्टरनेटिव हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे? तो यहाँ पर जो इंडक्शन स्टोव होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को लगा दिया जाता है, यहाँ पर जलाया जाता है, यहाँ पर वो गर्म भी हो जाता है। कई जगहों पर इस्तेमाल भी होता है, मतलब अगर कोई बैचलर्स रह रहे हैं, जैसे मैंने भी इस्तेमाल किया है जब मैं लड़कों के साथ रहता था बाहर, तो उस समय पर यहाँ पर इंडक्शन जो है वही हम इस्तेमाल करते थे, वहीं उसी में खाना बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली इंडक्शन स्टोव जो है ये फ्लेमलेस होता है, इसमें फ्लेम्स नहीं होती है ना। तो इसकी वजह से क्या है, कल्चरल और बिहेवियरल बैरियर जो है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है। ईजी है, सिलेंडर का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस लेकर आओ, इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो, अन शुरू करो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजर कंसर्न इसके क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, ऑथर ने खुद ही अल्टरनेटिव बताया, खुद ही उसको नकार दिया है। तो इसमें पहला हमें देखने को मिलता है, हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिल रही है, कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के तहत, ठीक है। मैक्सिमम लोड जो है वो 500 वैट का हो रहा है, लेकिन अगर आप ये लगाओगे, इंडक्शन लगाओगे, तो ये जो है यहाँ पर टिपिकली 1500 वैट से ज़्यादा चाहिए होता है। तो मतलब यहाँ पर ये चल नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, ये पहली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रफली सेम टाइम ऑफ अ डे, क्योंकि घर का खाना जो है वो ऑलमोस्ट सभी समझ लीजिए 8 से लेकर तो 11 बजे के बीच में बनाते हैं, है ना। समझ लीजिए 8 से लेकर तो 12 बजे के बीच में बोलिए, 8 नहीं तो 9 से 12 आप समझ लीजिए, उस बीच यहाँ पर मोस्टली घरों में खाना बनता है। अब सभी अगर उस टाइम पे बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो, उस पर बहुत ज़्यादा लोड जो है वो आ सकता है, स्ट्रेस जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर वो यहाँ पर आ सकता है ना। ये कॉम्प्लिकेशन है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड जो है यूजुअली यहाँ पर 100 यूनिट्स पर मंथ यहाँ पर उनको मिलता है कि भाई इतना तुम इस्तेमाल करोगे, बिल विल भरो मत, है ना। लेकिन समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर क्या होगा कि इससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, उसके बाद उनको पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा 7 to 8 पर यूनिट। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो मंथली उनको 600 से 700 रुपये जो है वो यहाँ पर खर्चा आएगा, और ये वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो फिर एलपीजी कनेक्शन का ही लग जाता है ना। तो बेसिकली क्या है, फिर वो एलपीजी जो है वही इस्तेमाल करो, तो अल्टरनेटिव क्या हुआ? फिजिबल भी तो रहना चाहिए फाइनेंशियली। तो ये पहला गया, कोई काम का नहीं रहा। बायोगैस अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका एक्सपेंडिचर जो है बायोगैस प्रोग्राम पर, वो यहाँ पर स्टडी डिक्लाइन हुआ है, 137 करोड़ से लेकर 36 करोड़ तक पहुंच चुका है 19-20 में। बायोगैस जो है ये एक्टिव है पॉकेट्स में, हार्ड टू इमेजिन कि वो अल्टरनेटिव जो है यहाँ पर एलपीजी का हो सकता है। तो यहाँ पर बायोगैस जो, उसको तो उन्होंने जस्टिफाई भी नहीं किया कि भाई ये गवर्नमेंट उस पर खर्च नहीं कर रही है, तो ये अल्टरनेटिव बन ही नहीं सकता है। देन यहाँ पर तीसरा हमें देखने को मिलता है पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी। अब ये जो है ये यहाँ पर कुकिंग नीड जो है रूरल इंडिया में, देखिए रूरल इंडिया में यहाँ पर पाइप जो है वो सप्लाई करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली नेचुरल गैस जो है वो भी हमारे पास लिमिटेड है। नेचुरल गैस लिमिटेड रहने के साथ साथ जो यहाँ पर पीएनजी अनअफोर्डेबल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो पाइपलाइन बिछाने में, ये सब में भी खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये भी जो है वो अल्टरनेटिव नहीं रह सकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई क्या अल्टरनेटिव यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो ये वीडियो है वो खत्म होता है। सभी मोस्ट ऑफ दी आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो छोटी मोटी न्यूज़ होती है एंड जो द हिंदू है उसका एनालिसिस शाम को आता है,
तो वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और विजिट कीजिए theMMAcademy.in। ये वेबसाइट में भी आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।